जब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, यहां के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी बताओ। कि 2006 में जैसे मान्यवर काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ और आप देखो आज क्या हालात हो गई हैं। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, जो आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहां दलित समाज के बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहां के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ धर के बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए, आप बताओ। हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को अपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसे आती है? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ। दिल्ली की जो ऐतिहासिक जमा मस्जिद है वहां से फैसला लिया कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि यहां मजलूम और जिसको आज टॉर्चर किया जा रहा मुसलमान वो अकेला नहीं है। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने मुझे, मेरे साथी जानते हैं कि 250 लाठियां मारी होंगी, मेरे नखून तक खींच ले मेरे पैरों के, मेरे साथी जानते हैं इस बात को। और जब मैं जेल से आया, आपके यहां भी बिजनौर में गोलियां चली, आप इस बात को जानते हो। यही नहटौर में चली, यही नजीबाबाद में चली, जो लोग आंदोलन कर रहे थे। कई लोगों की जान गई, मेरठ में चली। मैं सबके घर घर गया है बताने के लिए कि अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि बाकी नेता तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं रुक पाता। इसलिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं उतने षड्यंत्र किए जाते हैं। और तो और सरकारें, जब ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक नहीं पाती तो मेरे ऊपर गोलियां चलाती हैं। आपके प्यार आशीर्वाद से इनकी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर एक भय है और ये भय मैं दूर करना चाहता हूं। आपको ये लगता है और आपको बार बार ये बताया जा रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर का साथ देने से आप कमजोर हो जाओगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले आपने जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब आपने आरपीआई का साथ दिया, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का साथ दिया। फिर जब बाबा साहब चले गए आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जनता दल का साथ दिया। और जब मान्यवर काशीराम आपके घरों पे आते थे तो आप उनको कहते थे कि आप फलानी पार्टी को कमजोर करने के लिए आए हो। आप उनकी बात को शुरुआती दौर में नहीं सुनते थे। फिर एक समय आया जब आपने उनका साथ दिया तो आप ताकतवर हुए, और जब आप ताकतवर हुए तो आपकी जिंदगियों में परिवर्तन आया। आज मैं उसी दौर में हूं। आज फिर आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है चंद्रशेखर का साथ देंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। जब आप मान्यवर काशीराम साहब का साथ देके ताकतवर हुए तो अपने खून चंद्रशेखर आजाद का साथ देके आप ताकतवर कैसे नहीं होंगे, बताओ। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, यह लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक समय था
जब मान्यवर काशीराम साहब गली गली और हर प्रदेश में जाके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे, और जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, उस महाराष्ट्र की धरती के सभी नेताओं ने मान्यवर काशीराम साहब को यह कह के हटा दिया कि आपके बस का नहीं है, आप नए आए हो, आप नहीं कर सकते हो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। और वो बार बार ये कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन इससे हम लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कहते तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, उसी विचारधारा का झंडा डंडा पूरे देश में लहरा के दिखाया, ताकत बना के दिखाई। उनके आंदोलन की एक खूबी थी कि उनके आंदोलन से ऐसे नेताओं का निर्माण हुआ जिनके पैरों में चप्पल भले ही 2 रंग की हो, जिनके घरों में भले ही छत ना हो, जिनके पास बड़े बड़े महल ना हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन यह आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए, और जब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, यहां के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा, जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, नारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नारा किसने दिया? जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को जगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी, कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने ये किया कि 2006 में जैसे मान्यवर काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ, और आप देखो आज क्या हालात हो गई हैं। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, जो आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुल्म जातीय अत्याचार हुए, CNPR जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहां लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचे। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया, और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहां के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ के, लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए, और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा।
और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहां दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहां के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ करके बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए, आप बताओ। अगर यहां गरीबों की बच्चियां सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं है। वो सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा, और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी पे बिठा दो और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन पे बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किया आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो माननीय काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उसी दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो वो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे, आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है। गैर बराबरी, सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर जल रहा है। बहन बेटियां, बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन, ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पे जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो, एक आयोजन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन नहीं देंगे, आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है। गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग गड़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और जहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोगों को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहां, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ। जिनको वो ताकत दे गए, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है
मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो और आगे बढ़ो।